नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार को पीएम ने दिया 48,500 करोड़ का तोहफा। शहीद इम्तियाज को दी श्रद्धांजलि। जनसभा में कहा, आतंकवाद के खिलाफ वादा पूरा किया हूं। प्रदेश में पत्थर खनन की नई नीति जल्द होगी लागू। खान और भूतत्व विभाग ने जिलों से डीएसआर मांगी। शेखपुरा और गया में फिलहाल खनन जारी। 7 मई से चल रही राजस्व कर्मियों की हड़ताल डेडलाइन से पहले खत्म। कर्मियों को नो वर्क नो पे के आधार पर मिलेगा वेतन। सचिव ने दिया सख्त आदेश। देर करने वालों पर होगी सजा। टीआरआई 3 शिक्षकों को योगदान की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने सभी जिला शिक्षक पदाधिकारियों को भेजे पत्र। शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उठाए कदम। श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजों की खराब फॉर्म पर जताई नाराजगी। आज मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला। गुजरात ने अब तक 7 में से 5 मैच मुंबई से जीते। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार को पीएम ने दिया 48,500 करोड़ का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ किया वादा पूरा किए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए कहा कि जब भारत दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देता है। उन्होंने शहीद इम्तियाज को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा कि आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला दिया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने 48,500 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की सौगात दी है, जिनमें पटना गया डोबी 4 लेन, बक्सर गंगा पुल, बिजली परियोजनाएं, रेलवे टर्मिनल और सड़क विस्तार शामिल है। बिहार के विकास को नई गति देने की बात कहते हुए उन्होंने कई योजनाओं और उद्घाटन का और शिलान्यास किया है। उनके साथ सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करने पहुंचे। प्रदेश में पत्थर खनन की नई नीति जल्द होगी लागू। प्रदेश सरकार अब अन्य राज्यों से आयातित पत्थर की बजाय राज्य में भी व्यापक पैमाने पर पत्थर खनन की योजना बना रही है। इसके लिए पहले नीतिगत निर्णय लिया जाएगा। खान और भूतत्व विभाग ने जिलों से डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट मांगी है, जिससे पता चलेगा कि किन पहाड़ों से कितना पत्थर खनन संभव है और पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव होगा। साथ ही पहाड़ों का ऐतिहासिक और पर्यावरणीय महत्व भी जांचा जाएगा। फिलहाल शेखपुरा और गया में खनन जारी है। सरकार पड़ोसी झारखंड से भी पत्थर आपूर्ति के लिए खनन पट्टा प्राप्त करने की योजना बना रही, ताकि निर्माण कार्यों में पत्थर की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। राज्य खनिज कॉरपोरेशन को इस प्रक्रिया का संचालन करने का जिम्मा दिया गया है, जिससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित होगा। 7 मई से चल रही राजस्व कर्मियों की हड़ताल खत्म। बिहार में 7 मई से हड़ताल पर चल रहे करीब 4,000 राजस्व कर्मियों ने 30 मई की शाम 5 बजे की डेडलाइन से पहले हड़ताल समाप्त कर दी है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया था कि निर्धारित समय तक लौटने वालों को हड़ताल अवधि के लिए उपार्जित अवकाश दिया जाएगा और उनकी सेवा नियमित मानी जाएगी। वहीं समय सीमा के बाद लौटने वाले कर्मियों को नो वर्क नो पे के आधार पर वेतन मिलेगा और उनके भविष्य को लेकर विभाग अलग निर्णय लेगा। विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि समय पर न लौटने वाले कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। साथ ही विभागीय लैपटॉप जमा न करने वालों के खिलाफ पीडीआर एक्ट के तहत वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी और पूरी रिपोर्ट जल्द भेजने को कहा गया है। टीआरआई 3 शिक्षकों को योगदान की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ी। बिहार लोक सेवा आयोग के तृतीय चरण के तहत चयनित विद्यालय अध्यापकों को अब अपने आवंटित विद्यालयों में योगदान देने की अंतिम तिथि 31 मई से बढ़ाकर 30 जून तक कर दी गई है। यह जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजे गए पत्र के माध्यम से दी है। टीआरआई 3 के तहत कुल 58,879 अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के दौरान दस्तावेज सत्यापित होने के बाद उन्हें विद्यालय आवंटित किया गया था। चयनित शिक्षकों को पहले 15 मई से 31 मई तक योगदान के लिए समय दिया गया था, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने इसे 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि अधिक शिक्षक अपने आवंटित विद्यालयों में योगदान दे सके। यह कदम शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उठाया गया है। खगड़िया ने उद्यमी योजना में सबसे अधिक राशि वसूली की है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में खगड़िया पहले स्थान पर है, जहां 36.48% राशि लाभार्थियों से वापस मिली है। सहरसा दूसरे स्थान पर है, जहां 29.70% राशि वसूली हुई है, जबकि भागलपुर तीसरे स्थान पर है, जहां 29.46% राशि की वसूली के साथ है।
भागलपुर में 406 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला है, जिसमें से 225 ने राशि लौटाई है। राज्य भर में कुल 20,428 लाभार्थियों से राशि रिकवरी करनी है, जिनमें से 9,745 ने राशि वापस की है। अभी 7,338 लाभार्थियों से 42 करोड़ रुपए वसूले जाने हैं, जो कुल राशि का 18.38% है। योजना का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। वहीं विभिन्न जिलों में वसूली के प्रतिशत में अंतर है, जिसमें कैमूर सबसे कम 7% वसूली के साथ है। योजना के तहत लाभार्थियों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। विदेश यात्रा के लिए पटना वालों को करना होगा इंतजार। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सुविधा के लिए यात्रियों को 5 जून तक का इंतजार करना होगा। इसकी प्रमुख वजह पुराने टर्मिनल से काउंटर और कार्यालयों का शिफ्ट होना है। नया टर्मिनल आधुनिक सुविधाओं से लैस है। 64 चेक इन काउंटर, 5 एरोब्रिज, मल्टी लेवल पार्किंग, डॉर्मेट्री और इमिग्रेशन काउंटर है। हालांकि सबसे बड़ी बाधा रनवे की लंबाई है, जो महज 2072 मीटर है, जबकि सुरक्षित लैंडिंग के लिए 3 डिग्री क्षितिज पर उतरना जरूरी होता है। वर्तमान में फ्लाइट को 2.5 डिग्री पर लैंड करना पड़ता है, जो जोखिम भरा है। इसलिए पटना से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत में अभी और देरी हो सकती है। नए टर्मिनल से उम्मीदें जरूर बढ़ी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सफर के लिए रनवे विस्तार सबसे बड़ी जरूरत बनकर सामने आया है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ के नाम से फर्जी आदेश पर एफआईआर दर्ज। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के नाम से फर्जी आदेश जारी होने का मामला सामने आया है। इस जाली आदेश में 29 मई की तारीख और फर्जी पत्रांक अंकित था, जिसमें 2 जून से ग्रीष्मावकाश के दौरान TI 3 के शिक्षकों के प्रारंभिक प्रशिक्षण का आयोजन जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कराने को कहा गया था। आदेश के फर्जी होने का पता अलग अलग फॉन्ट और पत्र के स्वरूप से चला। जैसे ही शिक्षा विभाग को सूचना मिली, उन्होंने साइबर थाने को रिपोर्ट की और अपर मुख्य सचिव ने तुरंत एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया। इस फर्जी आदेश को सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाया गया था। वहीं अधिकारियों का मानना है कि यह शरारती तत्वों द्वारा TI 3 शिक्षकों को मानसिक रूप से परेशान करने की साजिश है। विभाग मामले की गंभीरता से जांच कर रहा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मंगुराहा वन क्षेत्र में एक नर बाघ की आपसी भिड़ंत में मौत हो गई। वन विभाग की गश्ती टीम को भिकनाठोरी जंगल में बाघ का शव मिला है, जिससे शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान हैं। खासकर गर्दन पर गहरा जख्म है। प्रारंभिक जांच में 2 बाघों के बीच संघर्ष की पुष्टि हुई है। पीटीआर निदेशक नेसामनी ने बताया कि मौके पर 2 अलग अलग बाघों के पंजों के निशान पाए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही वेटरिनरी टीम और अधिकारी पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। बाघ की धारियों के आधार पर पहचान की जा रही और पोस्टमार्टम के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। वन विभाग अब घायल दूसरे बाघ की तलाश कर रहा। यह घटना बाघ संरक्षण की चुनौतियों को उजागर करती है और सुरक्षा के लिए गश्त बढ़ा दी गई है। लालू यादव ने की सीबीआई केस रद्द करने की मांग। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। लालू की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि सीबीआई ने बिना वैधानिक मंजूरी के जांच शुरू की, जो सुप्रीम कोर्ट के नियमों के खिलाफ है। यह मामला लालू के रेल मंत्री रहते हुए का है, जिसमें उन पर आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले उनके परिवार के नाम पर जमीन लिखवाई गई है। इस मामले की आपराधिक जांच सीबीआई और मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच ईडी कर रही। दोनों एजेंसियों ने दिल्ली की राउन एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट में अब कानूनी वैधता पर बहस होगी। शहनवाज हुसैन का ममता बनर्जी पर कड़ा हमला। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जनता ऑपरेशन सिंदूर के अपमान का चुनाव में ममता से बदला लेगी। शहनवाज ने ममता को घबराया हुआ बताया और बिहार बंगाल में बीजेपी की जीत की उम्मीद जताई है। उन्होंने पीएम मोदी और सेना को पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बधाई दी। पहलगाम में आतंकी हमले को पाकिस्तान और आईएसआई की साजिश बताया गया है, जिसमें निहत्थे लोगों को धर्म पूछकर मारा गया। आतंकियों का मकसद हिंदू मुस्लिम नफरत बढ़ाना था, लेकिन देशवासियों ने भाईचारे का संदेश दिया है। शहनवाज ने कहा कि भारत पाकिस्तान से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तेजस्वी यादव परिवार के साथ कोलकाता घर पहुंचे।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने नवजात बेटे और पत्नी राजश्री के साथ कोलकाता स्थित अपने आवास पर पहुंचे हैं। कोलकाता के अस्पताल में बेटे को जन्म दिया था और अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। तेजस्वी यादव अपने बेटे और पत्नी का भव्य स्वागत किए हैं। इस खुशी के मौके पर उनकी बड़ी बेटी कात्यायनी भी साथ थी, जो अपने छोटे भाई से बेहद प्यार करती दिखी। लालू यादव ने पोते का नाम इराज रखा था, जिसे तेजस्वी और राजश्री ने इराज लालू यादव रख दिया। यह तेजस्वी यादव का दूसरा बच्चा है, जिसका जन्म 27 मई को हुआ था। पूरे लालू परिवार में इराज के आगमन से खुशी का माहौल है और अब परिवार के सभी सदस्य साथ हैं और घर में खुशियां छाई है। पीएम ने नेताओं को दिया जीत का मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में बिहार भाजपा नेताओं के साथ बैठक कर डबल इंजन सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने, जनता से संपर्क बनाए रखने और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने की सलाह दी। उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और धैर्य बनाए रखने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि टिकट न मिलने पर पार्टी ना बदले, सफलता के लिए धैर्य जरूरी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर फीडबैक भी लिया और नेताओं से लगातार जनता से मिलने को कहा। बैठक में सांसदों, विधायकों और प्रदेश पदाधिकारियों सहित करीब 180 नेता शामिल हुए। पंचमहला मामले में अनंत सिंह को कोर्ट से मिली जमानत। बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पंचमहला मामले में जमानत मिल गई है, जिसमें उन पर पुलिस के कार्य में बाधा डालने का आरोप था। हालांकि जनवरी 2025 के सोनू मोनू फायरिंग केस में उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है, जिसके चलते वे फिलहाल पटना के बेऊर जेल में ही रहेंगे। अनंत सिंह पर पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। 2019 में उनके घर में AK-47 और ग्रेनेड बरामद हुए थे, जिस मामले में उन्हें सजा मिली थी, लेकिन अगस्त 2024 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। जनवरी 2025 में उन पर 2 कुख्यात अपराधियों के घर पर गोलीबारी का आरोप लगा, जिसके वीडियो भी सामने आए। आत्मसमर्पण के बाद वे जेल भेजे गए। अनंत सिंह 5 बार मोकामा से विधायक रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी नीलम देवी वर्तमान में राजद से विधायक है। पप्पू यादव ने मोदी के रोड शो को बताया सुपर फ्लॉप। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को सुपर फ्लॉप करार दिया है और कहा है कि पीएम ने एक बार भी अपनी गाड़ी से बाहर नहीं आकर बिहार की 14 करोड़ जनता का अपमान किया। उन्होंने दावा किया कि रोड शो में 1000 से भी कम लोग तिरंगा लेकर खड़े थे और जनता की उदासीनता साफ दिखी। पप्पू यादव ने रोड शो को सरकारी धन और टैक्स के पैसे का दुरुपयोग बताया है। उन्होंने कहा कि बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा बिहार में कुछ नहीं है और प्रधानमंत्री चुनावी लाभ के लिए सेना के शौर्य का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की कि बिहार की जनता चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका देगी। पीएम मोदी ने बिहार दौरे पर पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी किया। मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस में आज जोरदार मुकाबला। पंजाब किंग्स को आईपीएल 2025 के पहले क्वालिफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 8 विकेट की हार का सामना करना पड़ा। पंजाब की टीम 14.1 ओवर में 101 रन पर सिमट गई, जबकि आरसीबी ने 10 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। पंजाब अब दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के विजेता से भिड़ेगी। कप्तान श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की खराब फॉर्म पर नाराजगी जताई है। आज एलिमिनेटर मैच में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से होगा, जहां हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी। मुंबई की कप्तानी हार्दिक पांड्या और गुजरात की शुभमन गिल कर रहे हैं। मैच मुलमपुर के महाराजा यदविंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों के बीच इस सीजन यह पहला मुकाबला है। वहीं गुजरात ने अब तक 7 में से 5 मैच मुंबई से जीते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, खुशी शर्मा, मुन्ना कुमार, पवन कुमार, अनिल यादव, रंजीत मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, रवि मोहन, राजा कुमार, दिलीप कुमार, नौशाद रजा, संजीव कुमार, कौशल कुमार, नरेंद्र कुमार और लक्ष्मी मेहता। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में सड़कों की स्थिति कैसी है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़ और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।